जय हिंद साथियों। तो आज के इस एसएससी एमटीएस 2025 की सुपर फास्ट क्लास में साथियों आपका स्वागत है। मैं कहूंगा एक ऐसी क्लास साथियों आपको दे रहा हूं जो आपका पेपर साथियों बहुत आराम से क्रैक करवा सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में साथियों मैंने वो जादुई क्वेश्चन साथियों सेलेक्ट किए हैं, वो चुनिंदा क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपको आपकी परीक्षा में साथियों डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इस बार एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और प्यार करते हैं साथियों एक अच्छी पोस्ट से कि आपका सिलेक्शन हो जाए, मेहनत क्या करते हैं साथियों आप लोग और इस मेहनत के बल पर आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आज की वीडियो साथियों आपके लिए क्लास नहीं एक वरदान साबित होगी। मैं कहूंगा आज की इस पूरी वीडियो को देखिएगा और अपना सिलेक्शन साथियों निश्चित कीजिएगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था साथियों? तो यह हैदराबाद में स्थापित हुआ था, ये आपको याद रखना है। कह रहे कि डार्ली पानी सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये कहाँ पर स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है। उसके बाद देखिए भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर का नाम क्या था? तो इनका नाम साथियों अभिलाषा बराक था। ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर का नाम क्या था? अभिलाषा बराक था। उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना साथियों 1985 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, आंसर आपका भी होगा। अगला देखिए दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? त्यागराज को नहीं, तानसेन को नहीं साथियों, रविशंकर आप लोग याद रखेंगे। किसका नाम? इनका नाम याद रखना है साथियों आपको, रविशंकर का नाम, क्योंकि रविशंकर को सितार का जादूगर कहा जाता था साथियों। उसके बाद देखिए इस मैशर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये शब्द की अगर बात करते हैं साथियों ये वॉलीबॉल खेल से जुड़ा हुआ है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। बहुत तेजी के साथ साथियों मैं ये क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। जीके के सबसे पहले 25 सवाल, उसके बाद इंग्लिश की अगर बात करते हैं 25 सवाल, और उसके बाद रीजनिंग, और उसके बाद साथियों मैथ, यानी कि सब कुछ कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे साथियों आज की इस वीडियो में। कह रहे कि गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम साथियों नानक था। आंसर आपका सी जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय नौसेना अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारतीय नौसेना अधिनियम साथियों 1927 यानी कि 1927 में पारित किया गया था। कह रहे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर थे? तो कितने शहर थे साथियों? इस सवाल का जवाब अगर बात करें तो 53 शहर थे। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए औद्योगिक क्षेत्र पर कौन सी पंचवर्षीय मुख्य रूप से केंद्रित थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से केंद्रित थी औद्योगिक क्षेत्र पर? मैं कहूंगा दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। आंसर आपका ए होगा। कह रहे कि विश्व हृदय दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस की अगर बात करते हैं तो ये साथियों 29 सितंबर को मनाया जाता है। कब? विश्व हृदय दिवस साथियों 29 सितंबर को मनाया जाता है। अगला देखिए सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस गैसोलाइन, या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या कंप्रेस्ड नॉर्मल गैस? मैं कहूंगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सीएनजी की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहने के विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच है? नहीं साथियों, कनाडा और अमेरिका के बीच है विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा, है ना, कनाडा और अमेरिका के बीच है। ये आप लोग याद रखेंगे। वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 10, 11, 12, 14? मैं कहूंगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। भारत का कौन सा राज्य पटोला प्रिंट दुपट्टों के लिए जाना जाता है? छत्तीसगढ़ जाना जाता है, मेघालय, गुजरात, या साथियों सिक्किम जाना जाता है? तो गुजरात आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि पटोला प्रिंट दुपट्टों के लिए जो राज्य जाना जाता है वो साथियों गुजरात राज्य जाना जाता है। कह रहे कि भारत के मसाला उद्यान के रूप में किस राज्य को जाना जाता है? तो भारत का मसाला उद्यान के लिए मैं कहूंगा केरल राज्य को जाना जाता है। केरल आपका जवाब हो जाएगा। कह रहे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया? तो किसकी बात चल रही है साथियों? कथकली की बात चल रही है। कथकली आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए शनि ग्रह सूर्य से कौन से स्थान पर है? तो शनि ग्रह सूर्य से साथियों 6वें स्थान पर है, यानी कि छठा 6th नंबर पर है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए क्षय रोग किस अंग से जुड़ी एक बीमारी है? तो जो क्षय रोग होता है ना साथियों ये लंग्स यानी कि फेफड़ों से जुड़ी एक बीमारी होती है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। क्षय रोग में फेफड़े प्रभावित होते हैं। कह रहे कि देवनाम प्रिय के नाम से किसको जाना जाता है? चंद्रगुप्त को नहीं, बिंदुसार को नहीं साथियों, अशोक को जाना जाता है देवनाम प्रिय के नाम से। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए कह रहे कि कौन सा आर्टिकल सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का अधिकार की बात करता है? तो आप लोग याद रखेंगे अगर अनुच्छेद 16 की बात करते हैं तो ये
सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के अधिकार से संबंधित है। सांची का बौद्ध स्मारक स्थल ये साथियों किस राज्य में स्थित है? तो मैं कहूंगा ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का बौद्ध स्मारक स्थल कहां पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहने के द लोलैंड लेखक के कौन है? द लोलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैं कहूंगा झुंपा लाहिड़ी इस पुस्तक के लेखक है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथक की अगर बात करें तो ये एक शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा भी है। गरबा की अगर बात करते हैं तो ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक लोक नृत्य है। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। साथू मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप अपने एसएससी एमटीएस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए 3 तरीके की पीडीएफ को साथियों तैयार किया गया है। मेरा मानना है अगर आप इन पीडीएफ को देख लेंगे तो आपका पेपर क्रैक हो जाएगा। भले कम नंबर आए, कट ऑफ के आसपास, कट ऑफ को बिल्कुल जस्ट क्रैक करें, लेकिन क्रैक करेंगे साथियों। तो पहली पीडीएफ में आपको जो दिया जाएगा वो 10 मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे। इस मॉडल पेपर में जीके जीएस करंट अफेयर होगी, इंग्लिश होगी, मैथ होगी, रीजनिंग होगी, ऑल सब्जेक्ट का सॉल्यूशन के साथ। उसके अलावा साथियों आपको एसएससी एमटीएस के जो पिछले वर्षों में पेपर हो चुके हैं साथियों उन पेपर्स के आपको सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं, क्योंकि एसएससी हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चंस लेती है, 50% क्वेश्चन, तो ये भी आपके साथियों क्रैक हो जाएंगे। उसके अलावा तीसरी पीडीएफ आपको जो दी जा रही है वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की दी जा रही है, क्योंकि इसके भी कुछ नहीं 6 से 7 क्वेश्चन तो आएंगे और इस पीडीएफ में 5 से 6 क्वेश्चन आपके 100% आ जाना चाहिए। तो ये पीडीएफ जो आपको दी जा रही है सारी पीडीएफ आपको 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप क्लिक करेंगे, है ना, एसएससी एमटीएस पीडीएफ का, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां से आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर क्वेश्चन के नीचे उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, एक आसान लैंग्वेज में उस सॉल्यूशन को आपको समझाया गया है। तो अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को एक बार लेकर देख जरूर लीजिएगा। चलिए अंतिम सवाल 25वां सवाल देखते हैं, उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। कहने के झावेरी बहनों दर्शना, नयना, रंजना, सुवर्णा, इनका संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विधा से है? तो इनके संबंध की अगर बात करते हैं तो इनका संबंध साथियों मणिपुरी से है। मणिपुरी जो होगा वो आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए साथियों आपने जीके के 25 क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब उसके बाद साथियों हम 25 क्वेश्चंस पूरे देखेंगे, पूरी इंग्लिश के जो सबसे टॉप लेवल के होंगे, और मैं कहूंगा यहां से भी आपको कम से कम 25 में से 5 से 6 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट अपने एग्जाम में, रियल एग्जाम में साथियों देखने को मिलेंगे। चलिए तो देखिए साथियों एसएससी एमटीएस के पेपर में कैसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर दे रखा है कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि साथियों यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग कौन से वर्ड की स्पेलिंग बिल्कुल सही लग रही है। एकोमोडेट, ऐसे के नहीं आएगा साथियों, सी आएगा। एकोमोडेट की अगर बात करते हैं यहाँ पर अगर बात करें, देखिए डबल सी आएगा और डबल एम आएगा एकोमोडेट में, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। मैं कहूँगा एकोमोडेट की अगर बात करते हो ऑप्शन नंबर डी वाले में है। और इसका मतलब क्या होता है साथियों? समायोजित करना, किसी भी चीज को समायोजित कर देना। अगर किसी चीज में कोई दिक्कत है तो उसको सही करके उसमें ऐड कर देना, इसको कहा जाता है समायोजित करना, एकोमोडेट। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगले नंबर का सवाल साथियों देखते हैं, कहते हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर अगर बात करें एक फिल इन द ब्लैंक्स है, वो मैं आपको साथियों बता देता हूँ कहाँ पर है। वो फिल इन द ब्लैंक्स साथियों आपको जो देखने को मिलेगी वो साथियों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको बताने कौन सा वर्ड आएगा। देखिए द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स की फ्लाइट से, हैज ए प्रिटी साइट टू वॉच, यानी कि उसको, जैसे कि बहुत सारी बर्ड्स होती है तो उसको कहा जाता है द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। इसको ग्रुप नहीं कहेंगे, फ्लाइट कहेंगे। फ्लाइट ऑफ बर्ड्स हैज ए प्रिटी साइट टू वॉच, यानी कि देखने में बहुत सुंदर दृश्य लग रहा है। तो हैज आएगा यहाँ पर, हैव आएगा, आर आएगा या इज आएगा। मैं कह सकता हूँ साथियों ये जो फ्लाइट ऑफ बर्ड्स है ये एक प्लरल वर्ड नहीं है, ये एक सिंगुलर वर्ड है और सिंगुलर के साथ इज आता है, यानी कि यहाँ पर होगा द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स इज ए प्रेटी साइट टू वॉच। देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद देखिए एक ईडियम है लाइक ए केक वॉक। तो लाइक ए केक वॉक का मतलब साथियों क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। लाइक ए केक वॉक का मतलब होता है साथियों बहुत आसान। क्या इसका हिंदी मतलब क्या होता है साथियों? इसका हिंदी मतलब होता है बहुत आसान। तो एक्सट्रीमली इजी ये कहेंगे, कोई डिफिकल्ट ये कहेंगे, नो टू इजी ये कहेंगे, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कहेंगे। मैंने कहा बहुत आसान, यानी कि एक्सट्रीमली इजी आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे वन हु रिपेयर्स लीकिंग वाटर पाइप्स, यानी कि जो वाटर के पाइप्स होते हैं जो लीकेज हो जाते हैं, लीकिंग करते हैं, पानी छोड़ते हैं,
उनको जो रिपेयर्स करता है ना, उस बंदे को क्या कहा जाता है? प्लम्बर कहते हैं, कारपेंटर कहते हैं, मैसन कहते हैं, ब्लैक स्मिथ कहते हैं। मैं कहूँगा उसको प्लम्बर कहा जाता है। प्लम्बर आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है ग्रामेटिकल एरर यहाँ पर सातु है, वही आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। कह रहे कि ए ग्रेट फॉर्चून इन द हैंड्स, ठीक है, ऑफ ए फूल आर ग्रेट मिसफॉर्चून। तो यहाँ पर सातु आपसे कुल मिला के बताना है आपको क्या है। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, ये भी एक कहीं ना कहीं जो पूरा वर्ड है ना, ये एक ग्रेट फॉर्चून इन द हैंड्स ऑफ ए फूल आर इज ए ग्रेट फॉर्चून नहीं साथियों, इज आएगा साथियों, इज ए ग्रेट फॉर्चून आएगा। तो आर की जगह पर इज आएगा और ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करके दिस क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग, है ना, बताने की कोशिश कीजिए साथियों। उससे पहले साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, देखिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है? एक ग्रेट फॉर्चून इन द हैंड्स ऑफ फूल। फूल का मतलब क्या होता है? फूल का मतलब होता है साथियों मूर्ख, यानी कि मूर्ख के हाथ में एक महान क्या फॉर्चून की अगर बात करते हैं साथियों, भाग्य हम लोग कह सकते हैं, है ना, एक अच्छा भाग्य आ जाता है, एक अच्छा भाग्य, एक अच्छी किस्मत आ जाती है किसके हाथ में? एक मूर्ख के हाथों में। तो ये क्या है? एक बहुत बड़ा मिसफॉर्चून है, यानी कि एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो ये इसका मतलब यानी कि मूर्ख के हाथ में एक बहुत बड़ा भाग्य आना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो कुल मिला के आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, इस की जगह पर आर आएगा यहाँ पर। अब साथियों हम लोग बात कर लेते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन की। कह रहे कि दिस क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग। अब यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर खाली जगह है, क्या यहाँ पर आएगा मुझे बताइए। तो द क्वेश्चन विल बी, देखिए भविष्य की बात चल रही है, तो भविष्य की बात चल रही है, विल आया है, यस्टरडे होगा नहीं, लास्ट वीक, लास्ट ईयर भी नहीं होगा, टुमारो होगा। तो आंसर आपका जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये डिस्कस किया जाएगा मीटिंग में, कब? कल आने वाले समय में, यानी कि कल डिस्कस किया जाएगा। तो कल यानी कि टुमारो आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये कुछ नहीं है, OBR कह रहे कि ही स्पेंट ऑल विच ही हैज इन ऑर्डर टू परफेक्ट हिज इन्वेंशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर साथियों आपको दिक्कत लग रही है, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या है। देखिए विच ही हैज जो आया है ना, विच ही हैज नहीं आएगा, बल्कि दैट ही हैड आना चाहिए। क्या आना चाहिए साथियों? दैट ही हैड यहाँ पर आना चाहिए। ही स्पेंट ऑल यानी कि उन्होंने अपना सब कुछ खर्च कर दिया, कि ही हैड इन ऑर्डर टू परफेक्ट हिज इन्वेंशन, अपने इन्वेंशन को परफेक्ट बनाने के लिए उन्होंने सब कुछ कर दिया था। तो कुल मिला कि यहाँ पर ही हैड आएगा। और ये कहाँ पर साथियों लिखा हुआ है? दिक्कत कहाँ पर पूछी जा रही है? दिक्कत की अगर बात करें, एक सेकंड, दिक्कत आपकी दैट ही हैड, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसकी जगह पर क्या आएगा? तो इसकी जगह पर दैट ही हैड आएगा, दैट ही हैज के जगह पर, विच ही हैज की जगह पर दैट ही हैड आएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहे टू बर्न ऑल ब्रिड्ज। देखिए ब्रिड्ज का मतलब क्या होता है? पुल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब दूसरा है ना, इसका मतलब साथियों क्या है? इसका मतलब दूसरा है, यानी कि बर्न मतलब जला देना या खत्म कर देना, यानी कि सारे ब्रिज खत्म कर देना, सारे रिश्ते खत्म कर देना, सारे रिश्ते, इसको हम लोग कह सकते हैं टू बर्न ऑल ब्रिज, खत्म कर देना सारे रिश्ते। टू चेज ऑल एनिमीज नहीं, टू लाइट ए फायर नहीं, टू डिस्ट्रॉय और रिलेशन, बिल्कुल साथियों, टू डिस्ट्रॉय ऑल रिलेशन यानी कि सारे रिश्ते रिलेशन को खत्म कर देने को कहा जाता है टू बर्न ऑल ब्रिज। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे के यहाँ से स्टार्ट है, ग्रामेटिकल एरर यहाँ पर है, कह रहे कि दिस बॉटल मस्ट नॉट बी मेक टू स्टैंड क्लोज टू द फायर। मुझे यहाँ पर आप लोग बताइए। चलिए दिस बॉटल मस्ट नॉट बी मेक टू स्टैंड, यानी कि इस बोतल को नहीं खड़ा किया जाना चाहिए फायर, क्लोज द फायर यानी कि आग के पास। तो कुल मिला के साथियों यहाँ पर मेरे हिसाब से मेक नहीं आना चाहिए, मेक टू स्टैंड नहीं होना चाहिए, मेड टू स्टैंड होना चाहिए। तो दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत यहाँ पर है, मेक नहीं आएगा साथियों, मेड आना चाहिए, मेड टू स्टैंड आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कहने के साथियों सेम्बलेंस की अगर बात करें, सेम्बलेंस का इंटोनिम क्या होता है? सेम्बलेंस का मतलब क्या होता है? सेम्बलेंस का मतलब होता है साथियों समानता। क्या इसका मतलब होता है साथियों? समानता। तो मैं कहूंगा इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिमिली हो जाएगा, गाइस हो जाएगा, नहीं साथियों डिफरेंस हो जाएगा। समानता का अपोजिट डिफरेंस या अंतर ही तो होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि माइजरी पीपल
है ना, माइजरी पीपल यानी कि जो कंजूस लोग होते हैं, फाइंड इट डिफिकल्ट, उनके लिए करना मुश्किल है, टू पार्ट ऑफ एनी देयर मनी, यानी कि उनके लिए मुश्किल है कि वो अपने पैसे को चैरिटेबल मतलब चैरिटेबल पर्पस के लिए दें, उनके लिए ये चीज़ मुश्किल होती है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों हम लोग, यहाँ पर एक खाली जगह, यहाँ पर आपको बताने कौन सा वर्ड आएगा, फॉर आएगा, अबाउट आएगा, विद आएगा या फ्रॉम आएगा। मैं कहूँगा यहाँ पर विद आ जाना चाहिए, पूरा सेंटेंस हो जाएगा, मिजरी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू विद एनी ऑफ देयर मनी फॉर चैरिटेबल पर्पस। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर आपको सही लग रही है बताइए। तो लेजर की स्पेलिंग ऐसे होती है जैसे ऑप्शन नंबर किस में लिखी है, ए में लिखी हुई है। और इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग फुर्सत भी कह सकते हैं, है ना, और कहीं ना कहीं इसको हम लोग अवकाश भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहने के समथिंग नेवर डन ऑफ नोन बिफोर, क्या समथिंग नेवर डन ऑफ नोन बिफोर, इसके बारे में यहाँ पर आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए, समथिंग नेवर डन यानी कि कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ है साथियों, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको हम लोग साथियों क्या अनप्रेसिडेंटेड कह सकते हैं। मैं कहूँगा बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड ही कह सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, अभूतपूर्व। क्या होता है, अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपके सामने एक वर्ड दे रखा है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब क्या होता है साथियों, किसी को इमिटेट करना, किसी की नकल उतारना, ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर इमिटेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग नकली कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं साथियों, नकली भी कह सकते हैं, और जो चीज़ नकली होती है यानी कि उसको हम लोग कहीं ना कहीं कृत्रिम भी कह सकते हैं कि मैन मेड है भाई, ये चीज़ नकली है, ये प्राकृतिक नहीं है। तो मैं कहूँगा इसका सिनोनिम आपसे पूछा जा रहा है, आर्टिफिशियल क्या होगा, है ना। हाँ, आर्टिफिशियल का मतलब भी कृत्रिम होता है, रियल नहीं हो सकता, जेन्युइन नहीं हो सकता, डिफरेंट नहीं हो सकता, यानी कि इमिटेशन का सिनोनिम कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहने के द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन, यानी कि एक पर्सन की लाइफ हिस्ट्री, उसका इतिहास, रिटन बाय हिमसेल्फ, उसके द्वारा ही लिखा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, उसको फिक्शन कहते हैं, उसको नॉवल कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है साथियों, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। उसको आत्मकथा कहा जाता है, और आत्मकथा को इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। बायोग्राफी की अगर बात करें इसको जीवनी कह सकते हैं, है ना। फिक्शन वगैरह, नॉवल, ये सब उपन्यास साथियों हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद देखिए साथियों फिकैड की अगर बात करें, यहाँ पर इसका भी आपको सिनोनिम बताना है। इसका सिनोनिम क्या होता है साथियों, फिकैड की अगर बात करें इसको हम लोग मुखौटा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं साथियों, इसको हम लोग यहाँ पर मुखौटा कह सकते हैं। अब इसका सिनोनिम क्या होगा, सेलिंग होगा, है ना। इस सेलिंग का मतलब तो साथियों छत होता है, छत तो हो नहीं सकता। फ्रंटेज होगा, फ्रंटेज की अगर बात करें, फ्रंटेज का मतलब होता है साथियों आगे का भाग, क्या आगे का भाग होता है। हाँ, मुखौटा भी तो आगे का भाग होता है, अरे भाई मुखौटा भी तो आगे का भाग होता है। एलिवेशन की अगर बात करें, एलिवेशन का मतलब होता है साथियों ऊंचाई, तो ऊंचाई भी नहीं हो सकता मुखौटे का मतलब। इंटीरियर मतलब होता है आंतरिक भाग, तो कहीं ना कहीं इसके नजदीक जो सिनोनिम आ रहा है वो फ्रंटेज ही आ रहा है, फ्रंटेज ही आ रहा है, फ्रंटेज आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आई वुड रैदर सर्व बैग देन आएगा, यहाँ पर एक खाली जगह है, आपको बताना है, बट बैग आएगा, देन टू बैग आएगा, बट टू बैग आएगा, देन बैग आएगा। देखिए आई वुड रैदर सर्व, मैं सर्व करूंगा, मैं सर्व मतलब मैं सेवा करना चाहूंगा, है ना, किसके बदले में, मतलब मैं सेवा करना चाहूंगा, देन बैग, यानी कि मैं बैग नहीं, मतलब मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं सेवा करना चाहूंगा, तो ये इसका मतलब हो जाएगा कहीं ना कहीं। कहने के साथियों सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको बताने कौन से वर्ड की स्पेलिंग यहाँ पर बिल्कुल सही लिखी हुई है। देखिए डिस्क्रिपेंसी की अगर बात करें कैसे लिखा जाता है, तो जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है साथियों, ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि ए हाउस टू हाउस सर्वे, यानी कि घर से घर, मतलब कहते नहीं हाउस टू हाउस सर्वे हो रहा है, तो एक हाउस टू हाउस सर्वे हो रहा है, वाज कंडक्टेड, है ना, टू रजिस्टर मतलब पंजीकरण करने के लिए उसको कंडक्ट किया गया, मोर देन कितने में, 17 करोड़ वोटर्स के मुकाबले में। तो 17 करोड़ वोटर के एक तरीके से बात करें, उनको हाउस टू हाउस सर्वे किया जा रहा है साथियों। तो यहाँ पर पूछा आपसे जा रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, एक फिल इन द ब्लैंक्स है, वो फिल इन द ब्लैंक्स साथियों यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा वर्ड साथियों आ सकता है, मुझे बताइए। यानी कि हाउस टू हाउस सर्वे जो किया जा रहा है वो मेटिक्यूलियसली किया जाना चाहिए। मेटिक्यूलियसली का मतलब होता है बहुत ध्यानपूर्वक, क्या
बहुत ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए, या वियरली किया जाना चाहिए। वियरली मतलब थकावट हो जाएगा, नहीं साथियों। फर्मली मतलब दृढ़ता से किया जाना चाहिए। पंक्चुअली मतलब तो मैं कहूँगा ध्यानपूर्वक को किया जाना चाहिए, क्योंकि वो 17 करोड़ वोटर्स में हो रहा है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि अट्रैक्टेड, क्या अट्रैक्ट की अगर बात करें इसका एंटोनिम आपको बताना है। अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? आकर्षित करना, लेकिन इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिपेल्ड हो जाएगा, क्योंकि रिपेल्ड की अगर बात करें इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं घृणा करना, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहने कि माई सिस्टर एज्यूम्ड ए कैट एंड ब्रॉट इट होम, यानी कि मेरी सिस्टर ने, अब यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर है खाली जगह, मेरी सिस्टर ने एज्यूम्ड किया एक कैट को, एडेप्ट किया, एडॉप्ट किया। मैं कहूँगा एडॉप्ट होना चाहिए। मेरी सिस्टर ने एक कैट को, एक बिल्ली को एडॉप्ट किया, उसको गोद लिया, उसको अपनाया, एंड ब्रॉट इट होम, और उसको अपने घर ले गई। तो मैं कहूँगा यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। थ्राइव की अगर बात करें, थ्राइव का आपसे सिनोनिम पूछा गया, तो थ्राइव का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जब फलती फूलती है, या कहते नहीं है साथियों पनपना, है ना, पनपना कहते हैं, कोई चीज़ फलती फूलती उसको पनपना कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? प्रॉस्पर होगा। मैं कहूँगा बिल्कुल प्रॉस्पर का मतलब भी यही होता है, फलना फूलना पनपना। यानी एन एक्ट दैट मेक्स यू फील मोरली बैड और अशेम्ड, यानी कि एक ऐसा काम, क्या साथियों? एक ऐसा काम जो आपको अनुभव कराए, आपको फील कराए बुरा और अशेम्ड, शर्मिंदगी आपके सामने आए उसको करके, अशेम्ड शर्मिंदा हो जाओ, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको डिस्प्लेस्ड कहते हैं साथियों, या उसको इरेशनल कहते हैं, डिसग्रेसफुल, बिल्कुल साथ, तो उसको डिसग्रेसफुल कहा जाएगा, यानी कि उसको शर्मनाक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उसको शर्मनाक कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब आपको बताना है साथियों क्या होता है। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, झगड़े की जड़। क्या साथियों? झगड़े की जड़ हम लोग कह सकते हैं। तो एक कॉज ऑफ फेल्यूर होगा, झगड़े की जड़ नहीं। मैटर ऑफ कंटेंटमेंट नहीं। ए हाईली इरिटेबल पर्सन नहीं। ए सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट, मैं कहूँगा ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब होता है झगड़ा, है ना, झगड़े की जड़ कह सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि बोन ऑफ कंटेंशन। तो अब साथियों आपके सामने यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखिएगा, कुछ सवाल मैंने लिए हैं, लेकिन एसएससी एमटीएस के लिए सबसे खास, सबसे स्पेशल साथियों ये सवाल यहाँ पर हैं। चलिए, तो पहला सवाल है साथियों, एक नंबर सीरीज का सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले 5 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 20 है, और फिर 29 है। तो आपको ये बताना है कि अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है, और उसके बाद 53 ही आना चाहिए, और फिर 68 आएगा, और उसके बाद 85 आएगा। तो आपको यहाँ पर बताना है कि खाली जगह में कौन सा नंबर आएगा। देखिए, मुझे इतना पता है कि 5 से 8 हुआ है तो 3 बड़ा है। मुझे इतना पता है 8 में अगर हम साथियों 5 जोड़ देते हैं तो 13 हो जाएगा, और यहाँ पर साथियों हम 7 जोड़ दें, 13 में 7 जोड़ दें 20 हो जाएगा, और यहाँ पर हम 9 जोड़ दें तो बच्चा बता देगा 3, 5, 7, 9, तो यहाँ पर 11 आएगा। यानी कि क्रम चल रहा है साथियों, विषम संख्या होगा। तो 29 में 11 अगर जोड़ते हैं तो मेरे हिसाब से 40 आ जाएगा। अभी सवाल हमारा सही है नहीं सही नहीं हमें पता है। देखिए 3, 5, 7, 9, 11, तो अब जाहिर सी बात है साथियों 13 आना चाहिए। तो अगर 40 और 13 53 होता है, मैं कहूँगा बिल्कुल 53 होता है। और यहाँ पर साथियों कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। क्या देखिए 53 और 15 68 होता है। 3 और 5 8, 5 और 1 है, बिल्कुल साथियों 40 हमारा आंसर है। और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि उस वेन आरेख का चयन करिए जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है, भाषा, हिंदी और मलयालम। तो साथियों यहाँ पर अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मान लीजिए साथियों ये भाषा हो गई, और हिंदी एक अलग भाषा है, और साथियों मलयालम एक अलग भाषा है। तो ऐसा आरेख कहाँ पर बना हुआ है? मैं कहूँगा ऐसा आरेख ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों आपके सामने यहाँ पर कथन दे रखे हैं, और आपके सामने यहाँ पर निष्कर्ष दे रखा है। कथन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। कह रहे कि कोई बिल्ली बंदर नहीं है, तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो जाएगी? ये बिल्ली हो जाएगी। और कोई बिल्ली बंदर नहीं है, तो ठीक है, बंदर हमने थोड़ा सा दूर को बना दिया। कोई बिल्ली बंदर नहीं है, कोई बंदर बिल्ली नहीं है। कह रहे कि कोई बंदर गाय नहीं, तो कोई बंदर गाय नहीं है साथियों, गाय हमने यहाँ पर ये बना दी। अब निष्कर्ष को देखिए, कह रहे कि कोई बिल्ली गाय नहीं है, कोई बिल्ली गाय नहीं है। देखिए कोई बिल्ली गाय नहीं है के बारे में हमें नहीं बताया गया, हमें इतना बताया गया कि कोई बिल्ली बंदर नहीं है और कोई बंदर गाय नहीं है। तो हम नहीं कह सकते कि कोई बिल्ली गाय है या नहीं है। तो अगर हमें नहीं पता होता है किसके बारे में, उसको हम गलत मान लेते हैं। कुछ गाय बंदर हैं,
भैया कुछ गाय बंदर है कैसे हो सकता है? जब यहाँ पर कहा गया है कि कोई बंदर गाय नहीं है तो कोई गाय भी बंदर नहीं हो सकती, तो यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। तो ना तो निष्कर्ष और ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही 2 ऐसा आपका आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि ACE से EMI बनाया गया है, EIM बनाया गया, तो DFH से क्या बनाया जाएगा? देखिए यहाँ पर अगर बात करें A से E हुआ है तो मेरा मानना है कितना बढ़ाया गया है, 4 बढ़ाया गया है। C से I हुआ है तो यहाँ पर 6 बढ़ाया गया, यानी कि पहले 4 बढ़ाया फिर 6 बढ़ाया, और E से M कर दिया यानी कि 5 से 13 हो गया तो 8 बढ़ाएगा। उसी प्रकार इसमें भी साथियों 4 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा, H आ जाएगा। F में 6 बढ़ाओगे साथियों तो L आ जाएगा। H में 8 बढ़ाओगे तो साथियों P आ जाएगा। तो HLP कहाँ पर लिखा हुआ है, HLP ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए फिर से साथियों यहाँ पर कह रहे कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या आपको बताना है। देखिए यानी कि यहाँ पर आपको बताना है सबसे पहले 50 है, उसके बाद साथियों 49 है, उसके बाद 47 है, उसके बाद 44 है, उसके बाद साथियों 40 है और फिर 35 है। तो अगला नंबर यहाँ पर क्या आ सकता है, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए 50 से 49 हुआ है तो मेरा मानना है कि 1 घटा होगा, यहाँ पर 49 से 47 हुआ 2 घटा होगा, उसके बाद साथियों यहाँ पर 3 घटा होगा और फिर 4 घटा होगा, फिर 5 घटा है। अब जाहिर सी बात है 6 घटा है तो 6 घटेगा 29 आ जाएगा, 29 ऑप्शन नंबर सी वाले में, तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म को चुनिए, जैसे कि बाज स्वीप हो गया, सुअर का बाड़ा हो गया, राजा का महल हो गया, पक्षी का घोंसला हो गया। देखिए पक्षी कहाँ पर रहता है, घोंसले में रहता है, यानी कि एक तरीके से अगर बात करते हैं पक्षी घोंसले में रहता है, ये तो सही हो जाएगा। राजा कहाँ रहता है, महल में रहता है, ये भी सही होता है। और सुअर बाड़ में रहता है, लेकिन बाज जो है साथियों सूप में नहीं रहता है, नहीं रहता है, तो मैं कहूँगा यही सबसे अलग होगा और यही आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा क्या जा रहा है, दी गई प्रश्न आकृति श्रृंखला में अगली आकृति क्या होगी, यानी कि अगली आकृति की अगर बात करते हैं कि यहाँ पर एक आकृति आएगी, वो कौन सी आएगी। देखिए अगर बात करते हैं सभी में जो लाइनिंग है ना वो ऐसे करके है और ऐसे करके, अब एक एरो पहले सबसे तो इधर की तरफ मुड़ा है, फिर ये एरो ऊपर की तरफ मुड़ गया है और फिर ये एरो इधर मुड़ गया है और इधर भी मुड़ गया है। तो साथियों अब यहाँ पर अगर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एरो मुड़ेगा, ये तो पहले से है तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पर भी एरो ऑलरेडी मुड़ चुका है, यहाँ पर है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब या तो देखिए ये होगा या तो साथियों ये होगा। अब आप बताइए साथियों कौन सा आपको यहाँ पर लग रहा है, फटाफट बताइए। देखिए पहले एरो यहाँ से यहाँ हुआ है ना, मतलब 90 डिग्री घुमा, उसके बाद 90 डिग्री से ये कितना घुमा, 90 तो घुमा और 45 और घुमा, यानी कि 135 घुमा। पहले 90 घुमा, फिर 135 घुमा और फिर ऐसे करके ऐसे 180 डिग्री घूम गया। तो मेरा मानना है साथियों 45 बढ़ रहा है, 45 अगर बढ़ाओगे तो यहाँ पर अगर बात करते, देखिए यहाँ है ना, अब अगर बात करें 180 डिग्री तो घूमेगा, 45 और एक्स्ट्रा घूम जाएगा तो उसका मुंह इस तरफ आएगा और इस तरफ कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है। तो मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। करेक्ट। एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0, 3, 2, 1, 5, 3, 4, 5, 5, 2, 2, 0, 0, 1 और 2 विकेट लिए, ठीक है, 15 मैचों में, यानी कि पहले मैच में उसने कोई विकेट नहीं लिया, दूसरे मैच में 3 विकेट लिए, तीसरे मैच में उसने 2 विकेट लिए। तो कह रहे कि इनका बहुलक आपको बताना है। बहुलक निकालना बहुत आसान है, एक नंबरों की श्रृंखला आपको दी जाएगी, उसमें से बहुलक वो नंबर होता है जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया होता है। क्या सबसे ज्यादा बार आया होता है, वही साथियों बहुलक होता है। जिसके यहाँ पर अगर बात करें 0 कितनी बार आया, 1, 2, 3, 3 बार आया है। 3 की बात करते हैं साथियों, 1, 1, 2, बस 2 ही बार आया है। 2 की अगर साथियों बात करते हैं तो 1 और 2, 3, 4 बार आया, तो मुझे तो 2 ही लग रहा है साथियों। 5 भी नहीं ज्यादा दिख रहा है, 4 भी नहीं दिख रहा है, तो 2 यहाँ पर जो होगा वो कितनी बार, 4 बार आया है, तो मैं कहूँगा 2 आपका बहुलक हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहेंगे यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है, 20% का लाभ होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। 220 रुपए की कोई वस्तु है, अगर 20% का लाभ होता है यानी कि उसको 120 रुपए में बेचा गया है, इसको निकाल लीजिए, आपको क्रय मूल्य मालूम पड़ जाएगा। इन दोनों जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 22 की गुणा 12 से कर लीजिए साथियों, 4, 4 और यहाँ पर आ जाएगा 22। अब
4 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, यानी कि मैं कहूँगा 264 रुपए की वो बिकेगी अगर 20% का लाभ हो रहा है 220 रुपए। 264 कहाँ पर लिखी हुई है? 264 आपको ऑप्शन नंबर सी में लिखी हुई है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसको मैं थोड़ा सा सही ढंग से लिख दूं। देखिए साथियों, सबसे पहले यहाँ पर 10 है, उसके बाद साथियों 10 सही 1/3 है, ये आपको भी दिख रहा है। उसके बाद साथियों भाग है और 5/3 है। उसके बाद लिखा हुआ है का, ठीक है ना। उसके बाद ब्रैकेट में है साथियों 10 + 14 भाग 3, 10 + 14 भाग 3 -1। ये है पूरा सवाल, इसको आपको कैलकुलेट करना है। देखिए सबसे पहले अंदर का कैलकुलेट करेंगे। देखिए 10 आ गया प्लस आपका 14 भाग 3 आ गया -1 आ गया, है ना। 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा साथियों, 9 प्लस, है ना, 9 + 14/3 हो जाएगा। अब इसको अगर कैलकुलेट करें हम लोग साथियों तो कितना हो जाएगा? देखिए ये आपका हो जाएगा साथियों, देखिए कितना हो जाएगा, 10 × 30 और 1 31, 31/3 आ गया। और ये 5 बटे कितना है साथियों, एक तरीके से अगर ये भाग ही आएगा अभी, है ना, 5/3 ही आ गया। अब इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिए साथियों, का है तो ये पहले सॉल्व होगा। 3 × 27 हो गया, 3 × 27 हो गया, ये 14 आ गया और /3 आ गया। अब अगर और साथियों इसको हम लोग सॉल्व करें तो देखिए कितना हो जाएगा साथियों, 11 हो जाएगा और ये 4, यानी कि 41/3 आ गया। तो यहाँ पर अब गुणा लगेगा और पहले ये सॉल्व होगा, 41/3 पहले ये सॉल्व होगा, उसके बाद साथियों इसकी क्योंकि यहाँ पर का है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे साथियों, देखिए जरा, 3 से करें, 3 से नहीं हो पाएगा, है ना। तो आप एक काम कर सकते हैं साथियों, क्या, 31/3 आ गया, इसको गुणा करा लीजिए, इसको क्या करा लीजिए, गुणा करा लीजिए साथियों। 3 × 3 9 हो जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा। यहाँ पर भाग है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप ये कर सकते हैं कि 31/3 आपने लिखा, भाग के निशान को गुणा में बदल दीजिए और जो 205/9 है इसको 9/205 कर दीजिए। ऐसे आसानी आपके लिए हो जाती है। 3 से ये कटेगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, है ना, 3 × 3 आपका 9 हो गया साथियों। क्या ये 31 से कटेगा? एक बार देखकर साथियों फटाफट जरा बताइए, क्या ये 31 से साथियों कट सकता है? थोड़ा सा ध्यान लगाकर आप लोग मुझे बताइए, है ना। अच्छा ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें आंसर भी हमें ऐसे ही तो मिल रहा है 205। देखिए अगर 31 की गुणा 3 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, 93 आ जाएगा और बटे 205 आ जाएगा। तो 93/205 कहां पर लिखा हुआ है, 93/205 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो बाकी हमें और ज्यादा कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ा, आंसर हमें साथियों यहाँ पर मिल गया है। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रही कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 21 मीटर, 12 मीटर, 16 मीटर है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? यानी कि अगर बात करते हैं साथियों सबसे लंबी छड़ की लंबाई, है ना, सबसे लंबी छड़ की लंबाई अगर आपसे पूछे तो इसके लिए एक सूत्र लगा देना। क्या सूत्र लगा देना? अंडर रूल में लंबाई का स्क्वायर, है ना, प्लस आपका चौड़ाई का स्क्वायर प्लस आपका ऊंचाई का स्क्वायर, ये लगा देना। लंबाई कितनी है ये सब ये लिखिए तो ऐसा, तो ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई लिखिए। तो अंडर रूट में एक काम करिए, 21 का स्क्वायर कर लीजिए, 12 का स्क्वायर कर लीजिए और 16 का स्क्वायर कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको साथियों आप क्या काम करेंगे, जैसे कि 21 का स्क्वायर कितना होता है साथियों, 441 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। इनको सबको जोड़ लीजिए, 6 4 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 6 और 10, 10 और 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 3 4, 4 और 4 8, यानी कि 841 आ गया, अंडर रूट आ गया। अब ये किस नंबर का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये 29 का स्क्वायर है, यानी कि 29 गुणा 29 अंडर रूट में आएगा और 1 29 यहाँ पर बाहर आ जाएगा। मैं कहूंगा सबसे लंबी, उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई जो होगी वो 29 मीटर की होगी। 29 मीटर आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर और ये आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल है साथियों। कह रही कि अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत
31 किलोग्राम था। देखिए 22 छात्र हैं, अभी कितने छात्र हैं? 22 छात्र, और इन 22 छात्रों का औसत वजन 31 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 22 छात्रों का कुल मिला के वजन कितना होगा, तो 31 की गुणा आपको 22 से करानी होगी, है ना। 2 एकम 2, 2 तियां 6 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, और 2 तियां 6 हो गया, 2 आ गया, 8 आ गया, 6 आ गया। यानी कि अगर बात करते 682 किलोग्राम उन 22 बच्चों का वजन है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर अध्यापक का वजन शामिल कर लेते हैं तो 22 की जगह 23 लोग हो जाते हैं, फिर औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अभी औसत 31 है, फिर क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो अब अगर बात करते अब इसका अगर हम बात करें 23 लोगों का, जिसमें एक अध्यापक भी, इसका कुल मिला के वजन कितना होगा? तो 23 की गुणा 32 से कर लीजिए, 32 की गुणा 23 से कर लेते साथियों हम लोग। यहाँ पर 3 दूना आपका 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, और 4 हो गया, और 6 हो गया, 6 आ गया यहाँ पर, और आपका 13 आ गया, 736 यहाँ पर आ गया। अब ये 682 से जो 736 हुआ है ना, ये बच्चों का वजन है कुल मिला के, इसमें अध्यापक का वजन भी शामिल है। तो अध्यापक का वजन पूछा गया है 736 में से 682 को हटा दीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा अध्यापक का वजन। 736 में से 682 को घटा दीजिए, 4 बचेगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, 54 किलोग्राम जो होगा वो आपके अध्यापक का वजन हो जाएगा। और 54 किलोग्राम कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास? इस वीडियो को एक बार लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। और मैं डेली साथियों अब आपको क्लासेस दूंगा, डेली एक क्लास आपको दूंगा एसएससी एमटीएस की। मेरा मानना है अगर आप ये क्लास डेली लेते हैं तो आपका ये जो पेपर है ना साथियों एसएससी एमटीएस का, ये बहुत आराम से फतेह हो जाएगा। आपकी मैं जीके भी बहुत सॉलिड करवा दूंगा, करंट अफेयर भी करवा दूंगा, उसके अलावा साथियों इंग्लिश भी बहुत अच्छी करवा दूंगा, उसके अलावा रीजनिंग और मैथ पर इतनी पकड़ बना दूंगा कि आप ये पेपर साथियों क्रैक कर डालें, पास करवा दें। ठीक है ना।